नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली की। उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली का सपना पूर्व मुख्यमंत्री रही बसपा की नेता मायावती ने देखा था। वे चाहती थी कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रदेश में कई जिलों में कई कमिश्नरी में कमिश्नर प्रणाली लागू किया जाए। लेकिन आईएएस और आईपीएस के बीच में जो द्वंद्व चलता है, जो विवाद चलता रहा, उसके चलते वे उसे लागू नहीं कर पाए। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार भी आई, बातें उस समय भी हुई, लेकिन यह प्रणाली लागू नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आते ही इस पर सख्ती से निर्णय लिए गए। सबसे पहले चरण में नोएडा और लखनऊ को कमिश्नरी घोषित किया गया। इसके बाद में कानपुर और बनारस को घोषित किया गया। हाल ही में 3 और जिलों को, गाजियाबाद, प्रयागराज और इसको घोषित किया गया है, कमिश्नरी घोषित किया गया है। आगरा भी इसमें शामिल है, माफ कीजिएगा। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद को भी पुलिस कमिश्नरी घोषित किया गया है। इसको क्यों लागू किया गया, इसके फायदे क्या होने वाले हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्या है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, क्यों लागू किया गया, इसके क्या फायदे हैं, इसके लिए हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है। इसको लेकर कई बार सरकारें बदल भी गईं, लेकिन कानून व्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। कभी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी लखनऊ के महानगरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने के लिए पहल की थी, लेकिन आईएएस और आईपीएस के टकराव को देखते हुए कभी भी ये जमीन पर नहीं उतर सका। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से कमान संभाली, वो लगातार कानून व्यवस्था पर ही काम करते नजर आते हैं। पहले चरण में लखनऊ और नोएडा में ये कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने इसे स्वीकार भी किया। दूसरे चरण में योगी सरकार ने कानपुर और बनारस में कमिश्नर सिस्टम लागू किया। दोनों शहरों में कानून व्यवस्था में अच्छे परिणाम आने पर कानपुर और बनारस में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई। कुछ दिन पहले ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली में एक संशोधन भी किया गया। जिन शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की थी, उस जिले में के जो देहात एरिया थे, उनको भी कमिश्नरेट में जोड़ दिया गया। और अब तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 3 जिले शामिल किए गए हैं, जिसमें प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद जैसे जिले अब कमिश्नरेट प्रणाली का हिस्सा होंगे। इस पर शुक्रवार को योगी सरकार की कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी। अब प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था की कमान संभालेंगे और इन जिलों में माना जा रहा है कि अपराध के ग्राफ में भारी कमी देखने को मिल सकती है। हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस कदम को और आगे बढ़ाया है, जिसमें ये 3 नई पुलिस कमिश्नरेट्स का और गठन किया गया है, जिसमें हमारा आगरा, जो एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय शहर है जहाँ पर काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आते हैं, उसको, इसके अलावा जो प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयागराज का महत्व अलग है, उसको इंक्लूड किया है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में। और जो गाजियाबाद हमारा गेटवे है यूपी के लिए, तो उसको इसमें इंक्लूड किया गया। उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण का योगी फार्मूला की पुलिस को तेज करो और उसको हाथ मजबूत करो, ताकि अपराध में नियंत्रण हो सके। यही कारण कि एक एक करके योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट तैयार की और 3 और पुलिस कमिश्नरेट के कल आदेश हुए हैं। इनका क्या लाभ होगा, क्या नहीं होगा, ये देखने बाद। लेकिन जो हमारे प्रीवियस परिणाम रहे हैं, उनके काफी अच्छे परिणाम रहे हैं, तो जिसके तहत अभी 3 और महानगरों को पुलिस कमिश्नरेट घोषित किया गया है। इसमें आने वाले लोग, इस कमिश्नरेट में रहने वाले लोग निश्चित रूप से इस बात से संतुष्ट हो रहे हैं कि अब फिर योगी का डंडा उन अपराधियों पर चलेगा जो अपराध कर रहे हैं। कमिश्नर प्रणाली पर आज हमसे बातचीत करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं ओम प्रकाश सिंह, समाजवादी पार्टी के तारिक लारी, रिटायर्ड आईपीएस हैं राजेश कुमार राय, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रमोद गोस्वामी जी। बातचीत की शुरुआत जाहिर है भारतीय जनता पार्टी से ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश सिंह जी से हम जानना चाहते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, कमिश्नर प्रणाली लागू की गई, इसकी बरसों से मांग होती रही। अंग्रेजों के टाइम में जरूर 1-2 जिलों में ये कमिश्नर प्रणाली थी, लेकिन बाद में देश आज़ाद हुआ और उसके बाद में फिर वही व्यवस्था लागू हो गई जो हमारे यहाँ अब तक वर्षों से चली आ रही थी। आप क्या देखते हैं कि कमिश्नर प्रणाली जिन कुछ जिलों में पहले लागू हुई थी, उसका कुछ लाभ उत्तर प्रदेश को मिला, और अब जिन नए जिलों में ये लागू की गई है, जिसमें आगरा है, प्रयागराज है और गाजियाबाद है, तो ये जो लगातार कमिश्नर प्रणाली लागू करने जा रहे हैं, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की सोच क्या है? और क्या जो पहले की व्यवस्था थी, पुलिस की व्यवस्था थी,
एसएसपी की व्यवस्था हुआ करती थी और जो आईजी लेवल की व्यवस्था की जाती थी वह सही नहीं थी क्या? ओम प्रकाश सिंह जी। उपाध्याय जी, जैसा कि आपने बताया, ये पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था जो है, पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था जो है, पहली बार देखने को नहीं मिल रही है। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, जी जी, इन 3 जगहों पर पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था थी। बिल्कुल। 2017 जी। में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी तो उस समय 2 मुद्दे प्रबल थे, एक प्रदेश की जी। कानून व्यवस्था और एक उत्तर प्रदेश का विकास। इन्हीं 2 मुद्दों पर हम समझते हैं, हमारे और भी साथी प्रमोद गोस्वामी जी बैठे हुए हैं, इन्हीं 2 मुद्दों पर, प्रमुख मुद्दे कई हो सकते हैं लेकिन प्रमुख मुद्दे 2-1 हो सकते हैं। तो प्रमुख मुद्दा था प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रदेश का विकास। 13 जनवरी 2020 को सबसे पहले आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह प्रणाली लागू की। जैसा कि आपने बताया, 2 जिले लिए गए, फिर मार्च 2021 में 2 जिले लिए गए और ये लगातार जो ये श्रृंखला बढ़ रही है उपाध्याय जी, ये इसके केवल कारण यही हुआ है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए। दूसरे, जब प्रारंभिक दौर में 2 जिलों में ये लागू किया गया, लखनऊ और नोएडा, तो पहले ये देखा गया कि क्या ये प्रणाली सक्सेसफुल है, लखनऊ नोएडा, और सक्सेसफुल रही, इसके परिणाम बहुत अच्छे आए। तब जाकर के 2 लगे, फिर 3 हुए, कुल 7 महानगरों में ये प्रणाली लागू हो चुकी है। ये वो महानगर है उपाध्याय जी जिनकी आबादी 44 से 60 लाख तक है। 44 मतलब समझ लीजिए कि 60 लाख तक की आबादी है। आगरा की आबादी 60 लाख है, उसी तरह से वाराणसी की है, कानपुर में 45-47 लाख है। तो इसका परिणाम बहुत अच्छा आया। और आप ये देखिए कि होता क्या था, आपने जैसा कि पहले बताया कि बहन मायावती जी ने भी प्रयास किया था इसको लागू करने के लिए, लेकिन उस जमाने में आईएएस और आईपीएस की खींचातानी में, हम जहां तक समझते हैं, एक पत्रकार होने के न पहले पत्रकार ही था, ये खींचतान पावर को लेकर के आईएएस नहीं चाहता था कि डीएम का पावर जो है कमिश्नरी को चला जाए। ये चर्चा का विषय था, आम चर्चा का विषय था कि ये पावर जाने ना पाए। लेकिन ये व्यवस्था लागू होने के बाद बहुत से पावर जो एसडीएम, एडीएम और डीएम थे, मतलब पुलिस व्यवस्था में, कमिश्नरेट में, आप ये देखिए कि अगर उनको एक लाठी भी चलाना हुआ तो एसडीएम साहब ने जब तक आदेश नहीं किया नहीं हो सकता। पुलिस मौके पर जाती है लेकिन जमीन का नाप नहीं करा सकती। पुलिस रिपोर्ट लगाती है लेकिन लाइसेंस जारी नहीं कर सकती। ये सब तमाम पावर उनको मिला है और इसका बड़ा अच्छा परिणाम रहा। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूं कि जहां ये पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई उपाध्याय जी, वहां की कानून व्यवस्था, आप जैसे मान लीजिए गाजियाबाद है, दिल्ली का बॉर्डर है, तमाम जगहों से अपराधी आ सकते हैं। तो ये जो जिले थे चुनौतीपूर्ण थे। दूसरे, पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। आज अगर प्रयागराज में हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है, आगरा में हो रहा है, ये वो जिले हैं जहां की देश नहीं विदेश से लोग आते हैं। तो ये व्यवस्था पूर्ण रूप से सक्षम रही। आप देखिए, इन महानगरों में दंगे होते थे, अब बताइए 2017 से आज तक एक भी दंगे नहीं हुए। इन जगहों पर जो स्थितियां खराब थी वो सुधरी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रणाली निश्चित रूप से बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी इसके प्लस माइनस, ये पूर्ण रूप से सही है। और मैं समझता हूं कि आगे के दिनों में हम समझते हैं कि गोरखपुर और मेरठ भी ये जनपद कमिश्नरी में सम्मिलित हो सकते हैं। इस तरह से महानगरों को लिया जाएगा और इनके बहुत से फायदे हैं और फायदे के कारण ही इसको लगातार बढ़ाया जा रहा, लागू किया। और ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में लागू होने के पहले सिंह साहब, तारिक लारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने जो बातें कही है उससे कितना फायदा है, कानून व्यवस्था सही हुई नहीं हुई। हमारे साथ विपक्ष प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उनके प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारिक लारी जी। तारिक जी, समाजवादी पार्टी के टाइम भी ये सुगबुगाहट सुनाई दी थी कि कमिश्नर प्रणाली लागू की जाए, लेकिन वो लागू नहीं की गई। उसके पीछे कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन हाल अभी आपने ओम प्रकाश सिंह जी को सुना। ओम प्रकाश सिंह जी का कहना है
कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने से कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त होती है। दूसरा, जो आईएएस और आईपीएस के बीच में जो अधिकारों का बंटवारा था, उसको लेकर के भी एक खींचतान हमेशा बनी रहती थी। जाहिर है पुलिस के पास ऐसे में अधिकार बढ़े हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो नई व्यवस्थाएं हैं, इसके दूरगामी परिणाम आप क्या देखते हैं एज ए प्रमुख विपक्षी दल के नाते? लारी साहब। देखिए, हमारे बीजेपी के मित्र हैं, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है, ओम प्रकाश सिंह जी ने, और सिंह साहब ने बड़ी बातें कही हैं। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ना मैं प्रैक्टिकल हूं। इस चीज के बारे में राय देने का सबसे बेहतरीन अधिकार जो है वो हमारे राजेश कुमार राय साहब बैठे हैं, वो बता पाएंगे कि क्या प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं इस चीज से वाकिफ नहीं हूं। रही कानून व्यवस्था की बात, जी हाँ, नहीं, रही कानून व्यवस्था की बात, तो कमिश्नरेट प्रणाली तो काफी समय से लखनऊ में ही लागू है। तो लखनऊ में ही कितने आईपीएस बैठे हुए हैं, राजेश जी भी जानते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। एक 12वीं क्लास की छात्रा का सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है बगैर मीडिया के मदद के और बगैर मेरी मदद के। तो ये होती है कमिश्नरेट प्रणाली। क्या ये लागू पहले भी ऐसा होता रहा है? आईपीएस तो वही है ना, चेंज तो नहीं है, मेंटालिटी तो चेंज नहीं हो रही है, मेंटालिटी तो वही है। सिंह साहब कह रहे थे कि दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जब सत्ता में बैठ गए, योगी आदित्यनाथ दंगे के आरोपी थे, खुद अपने उनके ऊपर मुकदमा था और उन्होंने खुद वो मुकदमा वापस लिया। तो दंगा कराने वाला जब सत्तासीन हो जाए, जब सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? दंगा ही कराते हैं ये सत्ता पाने के लिए। तो सत्ता मिल गई है तो दंगा नहीं करा रहे। आप संगीत सोम को देख लीजिए, दंगा कराने वाले जब सत्ता में बैठे हैं तो दंगा क्यों होगा? हम लोगों की आदत दंगा करने की होती नहीं है, तो हम लोग दंगा करके सत्ता हासिल नहीं करते, क्योंकि हम लोग के लिए एक एक जान कीमती होती है। रिटायर्ड आईपीएस है, कुछ भी कहें, लेकिन क्या ये सच्चाई इनको नहीं मालूम है राय साहब को कि क्या बीजेपी दंगा कराने की कोशिश नहीं करती? मैं आपको एक और बता देता हूं इंसिडेंट। मेरे घर की बाउंड्री वॉल गिर गई, तो उसमें बड़ी कोशिश की हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की, बड़ी कोशिश की हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि आईजी यहाँ विक्रम वो थे, करमवीर सिंह जी थे, जो बाद में डीजीपी बने। उन्होंने होने नहीं दिया, क्योंकि एक मुस्लिम लीडर के घर की बाउंड्री वॉल गिरी है और उसमें क्या नाम है, एक मुसलमान और 2 हिंदू लड़कियां की डेथ हो गई, बाढ़ आ गई थी, बाढ़ में गिर गई। जी, मेरी आवाज आ रही है? राजेश जी आप जारी रखिए जी, तकनीकी व्यवधान था। हाँ, आ रही है, बोलिए राय साहब। मैं कह रहा था कि किसी भी व्यवस्था को, नई व्यवस्था लागू की जाए, बिल्कुल ऐसा आमूल परिवर्तन आ जाए कि कोई क्राइम ही ना हो, बिल्कुल सब लोग सारे जितने भी बदमाश हैं, ठग हैं, चोर हैं, दुराचारी हैं, ये सब लोग एकाएक सब साधु बन जाए और सब लोग बैठ करके भगवान राम का नाम लेने लगे और सब लोग वाल्मीकि हो जाए। ऐसा किसी भी व्यवस्था में संभव नहीं है, लेकिन हर व्यवस्था एक जो है वो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती है। ये देश के तमाम प्रदेश हैं जिन शहरों में इस व्यवस्था को बड़ी सफलतापूर्वक बहुत दिनों से लागू किया जा रहा है। चाहे वो आपका दिल्ली देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, आपका केरला देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, इन सब जगहों पे, यहाँ तक कि हरियाणा जैसे जो प्रदेश है, उन लोगों ने भी इसको लागू कर रखा है। तो जहां जहां ये लागू किया गया, ये देखा गया कि वहां पर ये इसमें जो है इसके अपेक्षाकृत फायदे थे। बात इस बात की आती है कि नहीं, इसमें जो आईएएस और आईपीएस के बीच में कोई टकराव की बात थी, इसमें टकराव की बात नहीं थी। अगर उसमें भी अगर कहा जाए कि जो पावर के केंद्र की बात है, तो थोड़ा सा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक अपर हैंड रहता है हमेशा उस प्रणाली में, जिस प्रणाली में कि कमिश्नर प्रणाली नहीं है। जहां पर जिले में डीएम और एसपी रहते हैं, वहां पर जो पुलिस रेगुलेशन है उन सबके मुताबिक कहा जाता है कि जिले का जो पुलिस प्रमुख होता है वो डीएम होता है, और डीएम के पास तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिससे उनका पुलिस की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण रहता है। और उसके लिए भी उसके पक्ष में एक बात कही जाती है कि जब कोई बड़ी चीज होती है, बड़ी घटना होती है, तो एक से बेहतर होता है कि 2 सिर मिल करके डिसाइड करें, 2 लोग डिसाइड करें। हो सकता है कोई गर्म हो, कोई नरम हो, मिल के डिसाइड करें कि जिससे एक अच्छा निर्णय हो सके। ये सारी बातें उसके पक्ष में थी। लेकिन जो कमिश्नर सिस्टम है, वो कमिश्नर सिस्टम आप देखेंगे, अगर आप पूरे देश में देखेंगे, तो ये उन जगहों पर लागू किया गया है जहां की आबादी बहुत ज्यादा है। जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उन सिटीज में इसको लागू किया गया है। दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, नागपुर है,
तमाम जगहों पे। जी। वहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। और अभी जैसे आदरणीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश में लगभग उन जिलों में लगाया गया जहां पर कि 40 लाख से ऊपर की आबादी है, 40 से 60 तक की आबादी है। तो जहां पर 60 लाख की आबादी है उसकी जो समस्याएं हैं वो भी डिफरेंट होगी। जी। और जो एसपी वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जिले में केवल एक आईपीएस अधिकारी प्रमुख तौर पर एसपी या एसएसपी रहता है। उसके अलावा नीचे जो है सभी जो है वो डिप्टी एसपी या एडिशनल एसपी साहबान रहते हैं। तो सारी की सारी कमान और जो सेंटर है पावर का वो एक जगह पावर जो है वो सेंटर्ड हो जाती है। उस सेंटर होने से होता है कि पब्लिक की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जाके केवल एक आदमी दिखाई पड़ता है जहां वो मिल सकता है। जब कमिश्नर सिस्टम लागू होता है तो उसमें अब जैसे अगर लखनऊ में आप देख लें तो एक कमिश्नर है, उनके अंदर में 2 ज्वाइंट कमिश्नर्स हैं जो आईजी रैंक के ऑफिसर्स हैं। अधिकारी बढ़ गए, एक जिले के लिए अधिकारी बढ़ गए, एडीजी रैंक का कमिश्नर हो गया, आईजी रैंक के 2 ज्वाइंट कमिश्नर्स हो गए जो अलग अलग काम देख रहे हैं। उनके अंडर में फिर जो है वो कई जोन्स बन गए, जो कि जोन जो है वो कहा जाता है जोन है, लेकिन वो जोन एक तरीके से जिले बन गए। जैसे लखीमपुर अगर जिले का कोई कप्तान है तो वैसे ही यहाँ पे साउथ जोन का जो डीसीपी है वो साउथ जोन का कप्तान है। उसके पास फुल फ्लेज्ड एसपी के पावर्स हैं। वो अपने जिले की कमान देखता है, अपने जिले का इंचार्ज है, वहाँ के क्राइम का, वहाँ के लैंड ऑर्डर का, वहाँ के हर चीज का वो जिम्मेदार है। तो लखनऊ जिले को अगर मान लीजिए 6 जोन में बांट दिया गया तो वो 5-6 जोन जो हैं उन जिलों में अलग से कप्तान हो गए, अलग से उनकी व्यवस्था हो गई, वो उसकी सारी चीजें संभाल रहे हैं। पब्लिक को भी ये मालूम है कि हमारी सुनवाई होने के लिए हमको डीसीपी साउथ के पास जाना पड़ेगा, डीसीपी वेस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो इससे जनता के लिए अपनी बात कहने के लिए उसके पास उसके नजदीक, जिसे कहते हैं ना शासन जो है वो जनता के द्वार, तो थोड़ा सा ये एक बेहतरी ये हो जाती है कि जनता को इस बात के लिए बड़ी सहूलियत मिल जाती है कि अपनी बात कहने के लिए वो उसके निकट में ही कोई अधिकारी रहता है, उसको बहुत भटकना नहीं पड़ता है। एक तो ये बात बड़ी होगी। दूसरा, जब अधिकारी के पास उसका जो कार्यक्षेत्र है वो छोटा हो जाता है और उसको मालूम है कि जो हमारा वरिष्ठ अधिकारी है हमारे सिर पर बैठा हुआ, कमिश्नर भी हमारे सिर पर बैठा हुआ, ज्वाइंट कमिश्नर बैठे हुए, जब भी लगता है कि सब लोग वहां पर देख रहे हैं तो जो अपराध के प्रति उनका जो रवैया होता है, अपराधियों के प्रति जो रवैया होता है, उसमें फिर कोई छूट नहीं पाता है। बड़े गंभीरता से, बड़े गहन तरीके से, बड़े निकटस्थ तरीके से उन चीजों पे कार्रवाई करने का अवसर मिलता है। विवेचना का जो पर्यवेक्षण है, मैं देखता हूँ लखनऊ में देखता हूँ मैं, एक तरफ जहाँ जो एसपीज हैं, जो डीसीपीज हैं, वो देखता हूँ अपने अपने इलाके में जो है वो कार्रवाई का उसका कभी ऑर्डर रूम कर रहे हैं, कभी विवेचना का गहन निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं पे जो कमिश्नर है, कमिश्नर भी खुद हर महीने कम से कम कोशिश करते हैं कि 4-6 सर्किल का, 2-3 सर्किल का जो है वो इन्वेस्टिगेशन का और सब चीज का जो क्या कार्रवाई हो रही है, जांचों में क्या कार्रवाई हो रही है, जांचें सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, विवेचना में गिरफ्तारियां हो रही है कि नहीं हो रही है, जब निकट पर्यवेक्षण होगा तो उसका लाभ जनता को मिलता है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर भी बहुत दिन से, बहुत समय से ड्यू थी उत्तर प्रदेश में। ये बात अपनी जगह सही है। पुलिस के अधिकारी जो है उन्होंने हमेशा इसकी मांग उठाई, उन्होंने देखा इस चीज को, इसको स्टडी किया और 20 साल से इस बात के लिए मांग उठाई कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होना चाहिए। लेकिन ये जो एक तरीके से जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसका अभाव रहा, वो चाहे सपा की सरकार में हो, चाहे बसपा की सरकार में रहा हो, चाहे उसके पहले भी जो कांग्रेस की सरकार रही हो, तब भी वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दी। और उस इच्छा शक्ति के न दिखाई पड़ने के कारण मुख्य रूप से ये रहा कि ये बात अपनी जगह सही है कि प्रमुख रूप से जो आईएएस अधिकारी हैं वो जो शासन के सलाहकार के तौर पर वो बैठे रहते हैं, उन्हें कहीं न कहीं इस बात का वहां तो इस बात के लिए हो जाता है ना कि थाना अध्यक्ष की पोस्टिंग जो है वो बिना पूछे अगर हमसे करेंगे तो वो जो है कप्तान जो है नालायक है। मतलब डीएम के बिना पूछे अगर जो है कप्तान उन जिलों में अगर किसी एसओ को पोस्ट कर दे तो वो कहते हैं नहीं आपने हमसे पहले लिखित परमिशन क्यों नहीं ली। तो वो है थोड़ा सा कहीं न कहीं थोड़ा सा वो ईगो का एज रहा है जिसकी वजह से नहीं हो पाया। इसीलिए इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, जो मैं समझता हूं कि सरकार ने, पिछली सरकार में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जब उनके सामने मांग दिखाई गई और जब ये लगा कि नहीं इसके फायदे हैं तो उन्होंने पहले 2 में किया, जब 2 में सफलता देखी तो 2 में और बढ़ाया और जब उन 4 की सफलता देखी तो अब वो इस सरकार में, इस गवर्नमेंट में सेकंड गवर्नमेंट। राजेश जी, एक बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे, बहुत साधारण सा सवाल है, क्या इसमें डीएम के पावर थोड़े कम होते हैं? क्या डीएम के पावर क्या डाइवर्ट होते हैं आईपीएस को? इसमें कमिश्नरी प्रणाली में डीएम के ऐसे कौन से पावर हैं जो डाइवर्ट होते हैं? आम जनता के लिए हमको आपको पता है, लेकिन अगर आम जनता जानना चाहे और आपके द्वारा अगर जानेगी तो उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से जानकारी मिल सकेगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो मैजिस्ट्रियल पावर है, जो सीआरपीसी के अंतर्गत पावर है, वो पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट वाला जो सिस्टम है उससे हट करके ये जो कमिश्नरेट में आ जाते हैं।
तो वो चाहे जिसे कहते हैं कोई, अब जैसे 144 लागू होती है, लोग कहते हैं कर्फ्यू लागू हो गया, 144 लागू हुआ, ये पुलिस देखती है, पुलिस समझती है, पुलिस कर देती नहीं। पहले वो जो है डीएम साहब क्या होता था, जो प्रतिबंधित करने वाली कार्रवाइयां हैं जैसे 151 है, 107, 16 है, ये जो इसके सारे मुकदमे हैं जो बहुत ज्यादा लंबित रहा करते थे, वो पुलिस के पास चले आते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें की जो मैजिस्ट्रियल पावर्स की बात थी वो वहां पर खत्म हो गई है। यद्यपि अभी तक जो ये चार जगहों पे लागू हुआ था कमिश्नर सिस्टम, उस कमिश्नर सिस्टम में जो और प्रदेशों में कमिश्नर सिस्टम लागू है, वहां पर जो एक इम्पोर्टेंट जो कार्रवाइयां हैं, जैसे लाइसेंस देने की बात है, कि चाहे वो बार के लाइसेंस हो, चाहे एंटरटेनमेंट के लाइसेंस हो, चाहे आर्म्स के लाइसेंस हो, ये पावर्स भी जो है वो पुलिस के पास होती थी, क्योंकि पुलिस उसको देखे समझे किसको देना है किसको नहीं देना है। जब पुलिस, अगर इंडिया में देखिए, हिंदुस्तान में देखिए, तो आर्म लाइसेंसेस यहाँ पर खूब मिलते हैं, लेकिन जो लाइसेंसी आर्म्स है उनका प्रयोग आमतौर पर जिस तरह से अमेरिका में या विदेशी जगहों पे होता है, जहाँ के खुलेआम होता है, हिंदुस्तान में आदमी जो असला लाइसेंस से लेता है उसको बहुत बचा के रखता है, उसका प्रयोग करता नहीं है, वो बचा के अपनी सुरक्षा के लिए रखता है। इन सबके जो पावर्स थे वो भी पुलिस के पास होने चाहिए थे, लेकिन जो पिछले 4 जनपदों में इसको किया गया था उसमें वो लाइसेंस वाले पावर्स अभी दिए नहीं गए। इस बार इस तरह की बात मैं सुन रहा था उड़ते हुए, जैसे आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि इस बार शासन की ये मंशा है कि जो ये पावर्स भी बता रहे थे, तो अगर ये होता है तो अच्छी बात होगी। ठीक है। प्रमोद गोस्वामी जी, अभी राजेश जी ने बहुत विस्तार से इसको बताया और मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारियां हमें भी नहीं थी, राजेश जी ने उसे बहुत ही विस्तृत तरीके से इसको बताया। मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें हम लोगों के भी समझ में आ गई है और जनता को भी समझ में आई होंगी। गोस्वामी जी, इस प्रणाली को आप किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई इससे चेंजेज आए हैं? चूंकि हम लखनऊ में हैं और आप भी लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ में क्या, जैसे ये सपा के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आपको क्या लगता है, आप एक पत्रकार के नाते क्या सोचते हैं? इसके बाद फिर सिंह साहब से बात करेंगे जी। हाँ, उपाध्याय जी, देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो वो चाहे पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली हो या पहले जो रही है, मुख्य बात यह है, जहां तक मेरी अपनी छोटी समझ है, कि इसमें पुलिस के अधिकारियों, उनकी कार्यशैली, जो पुलिस फोर्स है उसकी कार्यशैली, और दूसरे जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके हस्तक्षेप या उनका नजरिया के मतलब प्रोटेक्शन देना है कि नहीं देना है, सिफारिश करनी है कि नहीं करनी है, दरोगा की पोस्टिंग, थानेदार की पोस्टिंग, कप्तान की पोस्टिंग ये करानी है कि नहीं करानी है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। मैं नहीं समझता, वैसे अगर मोटे तौर पर देखा जाए, क्योंकि शुरुआती दौर में मैं भी क्राइम रिपोर्टर रहा हूं और उसको मैंने पुलिस को बहुत कवर भी किया है आज से 35 साल पहले। लेकिन स्थिति ये है उपाध्याय जी कि जहां तक देखें, आप बॉम्बे को ले लीजिए, जैसा कि राय साहब ने कहा, राय साहब ने बिल्कुल सही बातें कही है और मैं उनसे पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं। ऐसा नहीं है, कमिश्नर प्रणाली के आने से भले ही बावजूद इसके कि शासन कौन है, वो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि वो सत्ता के प्रभाव के बाहर रहेगी। ऐसा कुछ नहीं, डीएम के प्रभाव से तो बाहर हो सकती है, या उसका आधिपत्य तो खत्म हो जाएगा, या उसके जो इंटरवेंशंस थे वो खत्म हो जाएंगे, सत्ता के तो रहेंगे। सवाल लॉ एंड ऑर्डर का, पिछले 3-3.5 दशकों से उत्तर प्रदेश के जो भी चुनाव हो रहे हैं वो केंद्र में, जैसा कि ओम प्रकाश जी ने कहा, बिल्कुल सही है कि लॉ एंड ऑर्डर को केंद्र में रखकर चुनाव हुए हैं, और ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्तर प्रदेश में बड़ी गंभीर समस्या रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि चुनाव उसी के इर्द गिर्द घूमे हैं। तो ये जो सत्ता में लोग बैठे रहे हैं उनकी सिफारिशें, एक तो दूसरी जो बात जो आपने सवाल किया था मैं उसको भी बता दूं, हालांकि वो राय साहब ने स्पष्ट कर दिया, जो कमिश्नरेट प्रणाली थी, जो पहले मैं एक उदाहरण दे दूं, फर्रुखाबाद में आज से करीब 35-40 साल पहले वहां फायरिंग हो गई थी, उसमें 2 लड़के मर गए थे, और उसके बाद उस समय मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आजमगढ़ के एक पांडे जी इंस्पेक्टर कोतवाली हुआ करते थे,
और वो मजिस्ट्रेट पावर होने की वजह से जो एसडीएम था उसने फायरिंग के आदेश दे दिए। बाद में जब 2 लोग मर गए तो एसडीएम मुकर गया। अब वो पांडे जी बेचारे चकरगन्नी खा रहे थे, परेशान के साथ बताइए उनके आदेश पर हुआ। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको लेके फिर जिला प्रशासन मतलब जिलाधिकारी और पुलिस उनके बीच में एक लंबी बैठक हुई और उसके बाद जब ये सारे तथ्य सामने आए तब ये मामला शार्ट आउट हो पाया। तो ये भी बात सच है कि कम्युनिस्टेड प्रणाली में ये तो है कि पुलिस के पास सारे अधिकार आ जाते हैं, डीएम का अनावश्यक, चाहे वो दरोगा के जैसा कि राय साहब ने कहा, और चाहे वो अन्य और चीज हो, उनका लाइसेंस के जो अभी भी है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो रहता ही था, चूंकि मुखिया सिर्फ जिलाधिकारी होता था। अब कम्युनिस्टेड प्रणाली में जो कमिश्नर है वो उसका मुखिया है, वो सीधी जवाबदेही उसकी है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे दफा 144 की हो, और चाहे वो लाठीचार्ज की हो या फायरिंग की हो, उसमें वो उसको अधिकार लेना है कि हमको कब क्या आदेश देने हैं। यहाँ जो दो सिस्टम हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती थी। आप दिल्ली ले लीजिए, बॉम्बे ले लीजिए, ये दो तो आपके सामने जो हमारी कमिश्नर प्रणाली है उसके एक सकारात्मक और अच्छे नतीजे तो हैं। पुराना सिस्टम इसमें है तो कहीं तो दो राय नहीं, तो स्वीकार लारी साहब को भी करना पड़ेगा कंपैरेटिवली। बेसिक बात यह है, जहां तक मैं समझता हूं, कि इसमें जो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है वो नहीं हो, चाहे प्रणाली कोई भी हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर इंटरफियरेंस होगा तो फिर वो व्यवस्था, और लखनऊ में भी ये बात भी सच है कि लखनऊ में भले ही लारी साहब कहे कि ऐसा नहीं है, 1-2 उदाहरण दे दे, कमिश्नर प्रणाली आ जाने से रामराज्य नहीं आ सकता। ये अपराध तो रहेंगे, इनको किसी प्रणाली में नहीं रोका जा सकता है, चाहे वो लारी साहब कमिश्नर बना दिए जाए, चाहे मैं बना दिया जाऊं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है, इसको स्वीकार करना चाहिए, अच्छी चीज को अच्छा कहना चाहिए कि कमिश्नर प्रणाली से अपराधों में कमी आई है, खत्म हो गए, ऐसा मैं भी नहीं मानता। ठीक है सिंह साहब, एक अहम सवाल यह है कि जैसा राय साहब ने भी कहा और गोस्वामी जी भी कह रहे थे कि प्रणाली कोई भी हो, उससे ने तो स्पष्ट कहा कि ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल गुंडे अपने घर बैठ जाएंगे, अपराधी अपने घर बैठ जाएंगे, वो तो एक सिस्टम काम करता है। मुझे लगता है ओम प्रकाश सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है और उनका जो कनेक्शन है वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। खैर, लारी साहब से हम सवाल ले लेते हैं। लारी साहब, प्रणाली कोई भी हो, राय साहब ने यह कहा कि प्रणाली कोई भी हो और उस प्रणाली से एकदम से कोई सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आपका ये कहना है कि इससे बिल्कुल अपराध ही नहीं रुकता। आपने कहा कि जो सैया भाई कोतवाल, ये आप किस आधार पे कहते हैं? क्योंकि सपा के टाइम में सबसे ज्यादा दंगे हुए थे। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की, तो सर्वाधिक दंगे रिकॉर्ड में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में है। तो ये कहना तो एक तरह से अपने आप को बचाना हुआ कि योगी जी पे दंगे के मुकदमे थे। अब मुझे भी पता है कि दंगों के मुकदमे कैसे लिखे जाते थे समाजवादी पार्टी के टाइम में। लारी साहब, देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि कैसे लिखे जाते थे मुकदमे, तो उसी हिसाब से कहें कि आज भी मुकदमे वैसे ही लिखे जा रहे हैं। फिर अगर आप हमारे टाइम के लिखे हुए मुकदमों को फर्जी कह रहे हैं, तो आज भी मुकदमे में कहूंगा सब फर्जी लिखे जा रहे हैं। जबरदस्ती के लिए दंगों के मुकदमे लिखे जा रहे हैं। दंगे तो हुआ ही है, ऐसा तो है नहीं कि दंगा नहीं हुआ, नहीं तो बुलडोजर नहीं चला रहे हैं। दंगे हो ही नहीं रहे। इन लोग को हाईकोर्ट में जवाब देते नहीं बन पा रहा है योगी जी को। वो दंगों के ऊपर थोड़ी चल रहे हैं, वो तो अपराधियों की संपत्ति पे चल रहे हैं। को भी समझ नहीं आ रही कि जवाब क्या दें। दूसरा, जब दंगा करने वाला खुद ही मुख्यमंत्री बन गया है तो दंगे कहां से होंगे? क्या संगीत सोम दंगा कराने वाला नहीं था? साफ बात करिए, देखिए झूठ ना बोलिए। आप ये बताइए कि दंगे का मुकदमा 307 का मुकदमा योगी आदित्यनाथ पर था कि नहीं था? ये आप खुद बताइए। आप संपादक हैं, आप एक चैनल चला रहे हैं, तो आप बताइए, सच बोलिए जनता को कि उनके ऊपर मुकदमा था कि नहीं था, जिसको उन्होंने नहीं मुकदमा था, कानून से बरी नहीं हुए। मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल मुकदमा था जी। वो उसका जवाब ओम प्रकाश सिंह जी देंगे, लेकिन मेरा यह कहना है कि आपके कार्यकाल में दंगे सर्वाधिक हुए थे। आपने उस पर हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि मुकदमे कैसे होते थे उपाध्याय जी, तो आपको इस बात का स्पेसिफिक क्लियरेंस देना पड़ेगा कि योगी जी पर मुकदमा हुआ था कि नहीं हुआ था। आपको स्पेसिफिक क्लियरेंस देना पड़ेगा कि क्या। मैं तो कह रहा हूं हुआ था, मैंने कब कहा कि नहीं हुआ था? अरे मैं कह रहा हूं हुआ था,
संगीत सोम पर भी हुआ था, योगी जी पर भी हुआ था। मैंने कब कहा कि नहीं हुआ? लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि आपके कार्यकाल में सर्वाधिक मुकदमे आपकी सरकार के कार्यकाल में हुए, और उसमें मुजफ्फरनगर का दंगा सबसे चर्चित दंगा था। मैं ये भी कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि योगी जी के ऊपर मुकदमा कायम नहीं हुआ? गोरखपुर पूर्वांचल का दंगा भी बहुत चर्चित रहा है जी। संगीत सोम भी चर्चित रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी चर्चित रहे हैं, और दोनों लीडर थे उस दंगा कराने के। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऊपर जो मुकदमे हुए थे उसको विड्रॉ किया। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, योगी के टाइम में ऐसा नहीं हुआ कि मुजफ्फरनगर दंगे में जो दंगे के आरोपी पकड़े गए थे रात को एक मंत्री के कहने पर छोड़ दिए गए। ये योगी जी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ, ये आपके कार्यकाल में हुआ। ये भी तो फैक्ट है ना। बातों पर ना जाइए। अब आप इसको सुनी सुनाई बातें कह देते हैं, यही दिक्कत है। अब ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये फैक्ट है, सब कोई जानते हैं, ये फैक्ट है, और इसको आप सुनी सुनाई बातें कह के नहीं कर सकते। हम ओम प्रकाश सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, बहुत सीधा आरोप इन्होंने लगाया है कि योगी और संगीत सोम जैसे लोगों पर योगी जी के ऊपर मुकदमा था, दंगे का मुकदमा था, उन्होंने खुद वो मुकदमा वापस लिया है, कोर्ट ने बरी नहीं किया है। इन तमाम सारे आरोपों के बीच में वो कमिश्नर प्रणाली को बहुत कोई अहम नहीं मान रहे। ओम प्रकाश सिंह जी, आपका रिएक्शन क्या है? जी, उपाध्याय जी, जो आप आज विषय जो आपने रखा है, यह एक सिस्टम के बारे में रखा है, और ये सिस्टम ये है कि जनता जाने बिल्कुल ये सिस्टम पे बात कर रहे हैं। कमिश्नरी प्रणाली है क्या, और ये लगातार ये सरकार क्यों बढ़ा रही है। रही बात दंगों की, देखिए दंगे वाले 3 तरह के थे, तीनों गायब हैं। दंगे वाले सरकार में थे, तुष्टिकरण के कारण बाहर है, दंगे वाले जेल में हैं, और या तो दंगे वाले डरे हुए हैं। और यही हालत अपराधियों की भी है। 3 हालात है, या तो ऊपर चले गए, या जेल में है, या प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए। तो देखिए, इस पर नहीं हो सकता। देखिए, वो तुष्टिकरण की सरकार थी, उससे आप कहाँ उपाध्याय जी आप अपेक्षा करते हैं? अरे भाई, किसी भले पार्टी से आप पूछते प्रवक्ता से, तो वो कुछ बताता इसके बारे में। वो ये बताता कि जो कमिश्नर प्रणाली ये सरकार ने लागू की है, इसमें कमियां क्या क्या है। वो कुछ हो सकता है, पढ़ा लिखा आदमी हो तो कुछ बता सकता है, कुछ सुझाव दे सकता है। लेकिन तो यहाँ तो साहब वो है कि एक सरकार 2017 में। ओम प्रकाश सिंह जी, लारी जी बहुत पढ़े लिखे और विद्वान प्रवक्ता है। मैं इससे आपकी बात से सहमत नहीं हूं, उनसे जवाब ले लेंगे। जी, ओम प्रकाश सिंह जी, देखिए, एक सरकार बनती है 2017 में, मैं जाहिलों की बात का जवाब नहीं देता हूँ। तारिक साहब, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत बुद्धिमान प्रवक्ता है, उसमें आपका दोष नहीं, आपकी पार्टी का विचारधारा का है। शब्दों का इस्तेमाल मत करें, बहुत सभ्य तरीके से बातचीत करें, राजनीतिक बहस है, राजनीतिक तरीके से करें, हम शब्दों की सीमा न लाएंगे। लारी जी, आपसे भी आग्रह है, ओम प्रकाश सिंह जी आपसे भी आग्रह है, शब्दों में मर्यादा जरूर बना के रखें। ये बहुत सभी लोग अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जी, और सिंह साहब आप अपनी बात पूरी करिए। जी, ठीक है। एक सरकार 2017 में बनती है उत्तर प्रदेश में, भारी बहुमत के साथ। 39 मतलब 14-15 वर्षों बाद उसने एक वादा किया था, और वादे के मुताबिक जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? 36,000 किसानों का ऋण माफ। और उसके पहले 17 के पहले एक सरकार समाजवादी पार्टी की थी, जिसकी गद्दी पर अखिलेश यादव बैठते हैं। तो पहला कैबिनेट में प्रस्ताव पास क्या होता है? अयोध्या, लखनऊ, काशी और एक जगह जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, उसके आतंकियों को हाई कोर्ट में अर्जी देते हैं कि ये निर्दोष है, पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस ने साबित किया, और अर्जी हाई कोर्ट में दे रहे हैं कि ये निर्दोष है, कृपया इन्हें छोड़ दिया जाए। और हाई कोर्ट क्या करती है? फटकार लगाती है कि कोर्ट के मामले में आप सरकार में हैं तो हैं, लेकिन इस मामले में दखल नहीं दे सकते। आज उनको क्या हुई? सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा। खैर, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता। कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद, अरे भाई तारिक साहब, आप बहुत बढ़िया प्रवक्ता है, मैं आपकी पार्टी के बारे में, आपकी सरकार के बारे में बता रहा। ये बनने के बाद मैंने पहला सेंटेंस कहा था जब डिबेट शुरू हुआ कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। और एक बात बता दूं, 17 का चुनाव लड़ा तो विकास कानून व्यवस्था, 19 का चुनाव लड़ा
तो कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश का विकास। 2022 का चुनाव लड़ा तो कानून व्यवस्था। आपने देखा होगा, कवरेज किया होगा, जहां जहां योगी आदित्यनाथ जी जाते थे 2 बुलडोजर गांव के लोग लेके लगा देते, बुलडोजर बाबा आ गए। और बुलडोजर बाबा की उपाधि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। बुलडोजर बाबा की उपाधि सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने दिया। जब अपराधी मारे जाने लगे, कुख्यात अपराधी, तो उन्होंने कहा कि ये ठोको सरकार है। और जब बुलडोजर चलाया अपराधियों के बारे में तो कहा बुलडोजर बाबा है। 8,364 करोड़ की वह संपत्ति बरामद हुई है। उपाध्याय जी जरा इधर देखिए, 250-300 करोड़ एक एक अपराधी से बरामद हो रहा। अतीक का 128 करोड़ परसों, 200 करोड़ जो है मुख्तार अंसारी का। मतलब कि 500 से 600 करोड़ केवल 2 अपराधी। इनकी कौन सी फैक्ट्री चलती थी? समाजवादी पार्टी के तारिक साहब बता सकते हैं कि जो है मुख्तार अंसारी की ये फैक्ट्री चलती थी, अतीक अहमद की ये फैक्ट्री चलती थी। और साहब ये जो 600 करोड़ उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इन्होंने जो नाजायज तरीके से सरकार के प्रभाव से, गुंडागर्दी से, माफिया गर्दी से, बंदूक और राइफल की बंदूक की नोक से इन्होंने लिया था, क्या ये बता सकते हैं 600 करोड़ कहां से आया? 100 दुर्दांत अपराधी 68 मारे गए। कौन मारे गए? ठीक है, रिश्तेदार। लारी जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है सिंह साहब, लारी जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद राजेश जी से कमिश्नर प्रणाली के बारे में और तथ्यात्मक बात करेंगे। लारी जी, चूंकि उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाए हैं, इसलिए पहले आप जवाब दीजिए। जी लारी जी। देखिए, मसला ये समझिए, इन्होंने ठोको सरकार की बात कही कि अपराधियों को ठोक दिया, लेकिन मुझे धनंजय सिंह भी बाहर दिखाई दे रहा है, मुझे ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी गोली चलती हुई नहीं दिखाई दी सरकारी, मुझे ब्रिजेश सिंह के ऊपर भी गोली चलती हुई नहीं दिखाई दी। ये तो बहुत ही बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे तो बहुत इनके साथ हैं, जो इनके साथ हैं। मुख्तार जेल में बंद है, सही बंद है कि गलत? दूसरी बात बंद रहे। अरे 250 बीघा जमीन हाई कोर्ट के आगे पर डीएम ने जो है उसको निकाला है। यही साबित करता है कि मैं पढ़ा लिखा। और दूसरा क्या है, देखिए, बीच में बोल के आप साबित कर रहे हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं है। आप साबित कर रहे हैं, मैं चुपचाप बैठा था, आपने खुद साबित कर दिया कि आप क्या हैं। बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। चलिए अब बात क्षमा करिएगा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। इन्होंने एक और हमारे ऊपर कमेंट किया, इन्होंने हमारे ऊपर एक और कमेंट किया। हेलो जी बोलिए। हाँ बोलिए। इन्होंने हमारे ऊपर एक और कमेंट किया कि हमने आतंकवादियों का नाम निकाला। आपको एक बात की जानकारी दे दें, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। हम उन लोगों का नाम निकाल रहे थे जिनको बाद में कोर्ट ने भी बाइज्जत बरी किया। अब हम आतंकवादियों का साथ नहीं देते, लेकिन आतंकवादी साथ भी उनसे कंफर्म कर लीजिए। ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर और चाय और गैया बगैया सब कर लेते हैं। इवन इनके प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके अभी जो है उपाध्याय जी बोलेंगे तो आप कहेंगे कि भाजपा के अपने बराबर में बैठाते हैं। ये 2 लोगों से कंफर्म कर लीजिए। सिंह साहब, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। सिंह साहब, एक एक करके बोलने दीजिए। लारी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप जवाब देना। बताएंगे कि वो उससे मिलकर आए, एक दुर्दांत आतंकवादी हाफिज सईद से जाके पाकिस्तान में मिलकर आ रहे हैं। वो भी तो बताइए ओम प्रकाश जी कि आप एक दुर्दांत अपराधी नहीं, आतंकवादी यूपी आतंकवादी हाफिज सईद से मिलकर आ रहे हैं। यूपी तक जवाब नहीं देंगे ये, शादी प्रज्ञा का जवाब नहीं देंगे ये। लारी जी यूपी तक, आतंकवादी लारी जी यूपी बेल तक पर बाहर निकली, हम यूपी तक सीमित रहिए। वो केंद्र का मसला है, हाफिज सईद वगैरह। चुनाव लेकर लड़वा दिया और अपने साथ बैठा कर लंच डिनर और ब्रेकफास्ट सब कराते हैं। आतंकवादियों के साथ तो ये बैठते हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश में 2014 से हो रहे हैं, ये बलात्कारियों के साथ बैठते हैं, ये आतंकवादियों के साथ बैठते हैं, ये आतंकवादियों को बलात्कारियों का साथ देते हैं। हर बलात्कारी बाबा इन्हीं का होता है और हर बलात्कारी के लिए पीछे ये खड़े रहते हैं। मुझे लगता है बहस मुद्दे से भटक रही है। तथ्यों पे बहस करें लारी जी, तथ्यों पे रहें जी। तो समझ में मुझे लगता है तथ्यों पे हम रहे, तथ्यों पे बहस करेंगे तो आतंकवादी छोड़ने की सिफारिश अखिलेश यादव ने किया ही नहीं। 11 बलात्कारियों को इनको गोस्वामी जी आप बताइए। और इनके विधायक कहते हैं 11 ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का सजा नहीं होनी चाहिए। देख लिए इस तरह की तो बातें करते हैं, मतलब बलात्कार कर दे, हत्या कर दे, उनको सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण है। और जब वो जेल से छूटते हैं तो उनको मिठाई खिलाते हैं, उनका पैर छूटते हैं।
क्योंकि भाई बहू बेटियों का बलात्कार करने वालों के साथ तो ये खड़े होते ठीक हैं। है, मुझे लगता है कि ये बहस निरर्थक हो रही है। राजेश जी एक सवाल मेरा ये भी है, मैं राजेश जी से सवाल ले लेता हूं। राजेश जी, ये जो पॉलिटिकल उस पे बहस चली गई आतंकवादियों पे और तमाम सारी चीजों पे, मेरा आपसे ये जानना है कि अभी आपको जो कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है उत्तर प्रदेश में, अभी आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ और अमेंडमेंट होना चाहिए या कुछ और सुधार की गुंजाइश है, या आपको इसमें क्या कमियां नजर आती हैं? चूंकि आप इस पूरे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और इसको आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल आपकी बातें रहेंगी, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है वह अन्य जैसे बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़ या अन्य जो बड़े पुरानी कमिश्नर प्रणाली है उससे किस तरह से भिन्न है, और अभी इसमें क्या कमी आप देखते हैं? राजेश जी। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं तो मैं कहूंगा कि जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था शुरू में कि ये जब ये 3 नए जनपदों में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात की गई तो समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली कि इस बार जब कार्यप्रणाली कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, और मैं बल्कि जो है वो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओम प्रकाश जी, मैं उनसे कहूंगा भी, अगर कोई सिस्टम लागू करना है तो उसको फुल फ्लेज लागू किया जाए, पूरे जोर शोर के साथ से, और उसकी जो पूरी क्षमता है उसके साथ उसको लागू किया जाए। जिस तरह से और प्रदेशों में, जिस तरह से महाराष्ट्र में, दिल्ली में, चेन्नई में, केरला में जिस तरीके से पूरे पावर के साथ में कमिश्नर को रखा गया है, क्योंकि देखिए इसका एक फायदा होता है जब आपके हाथ में ये पावर होती है कि आप लोगों को लाइसेंस दे सकते हैं, आप लोगों को किसी चीज का, सिनेमा का लाइसेंस दे सकते हैं, एंटरटेनमेंट का लाइसेंस है। जो लाइसेंस की जो पावर है वो अगर जो पुलिस के हाथ में होनी चाहिए, अगर उनके हाथ में है, लोग इसको जोड़ते हैं, पावर के साथ साथ लोग जोड़ते हैं इसको पैसे से कि आमदनी का स्रोत है। तो अगर लोग इसको आमदनी के स्रोत से जोड़ते हैं तो इसका मतलब आमदनी का स्रोत लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं इसको ना आमदनी के स्रोत से जोड़ता हूं, ना मैं किसी और चीज जोड़ता हूं, मैं इसको जोड़ता हूं कि जो एक पावर है जो उसमें लोगों की मदद करने की, मैं इसको दूसरे तरीके से भी कहता हूं, लोगों को ओबलाइज करने की भी एक फैसिलिटी है। अगर मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि जाता है किसी बात के लिए कहता है, या कोई आदमी कहता है किसी चीज के लिए, तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जो जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पूर्ण प्रणाली, जहां कमिश्नर प्रणाली नहीं है, वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें अपने जनप्रतिनिधि को, लोगों को, उनको उनकी मदद कर सकते हैं, उनके कहने से 4 काम कर सकते हैं। उनको जो है चाहे उनके सड़कें सैंक्शन करनी है और चीजें बात करनी है, लेकिन पुलिस अधिकारी के पास सिवाय कठोरता के और कुछ नहीं है। कमिश्नर प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिस प्रणाली में उसके पास इस तरह की संभावना हो जाती है कि वो भी कहीं पर मदद करने की क्षमता में हो। कोई आए तो उसको कहे कि हाँ, हम आपको ओबलाइज कर सकते हैं। बात पैसे की नहीं कर रहा हूं मैं, ओबलाइज करने कर रहा हूं कि लोगों की मदद कर सकते हैं। ये चीजें जब आनी है तो इसको भी फुल फ्लेज दिया जाना चाहिए। क्यों संकोच किया गया, ये मेरी समझ में नहीं आया, अभी तक मेरी समझ नहीं आया है कि जब कमिश्नर वो भी बात फिर वही होगी जो बात घूम फिर करके कि जो नहीं चाहते रहे होंगे लोग कि इनको दिया जाए। कमिश्नर प्रणाली तो दे दिया, चलो हो गया, लेकिन पूरा फुल फ्लेज देंगे तो कुछ चीजें रखी रहें। अभी हमने इस बार फिर सुना कि इस बार ये बात हो रही है कि जहां पर कमिश्नर, वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम बदल करके डिप्टी कलेक्टर, वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रखा जाए, क्योंकि वो जो काम है फिर उसका जो मुख्य काम है वो विकास का है, रेवेन्यू का है, ये सारी चीजें उस पर वो कंसंट्रेट करें पूरा का पूरा, और जो लॉ एंड ऑर्डर इन सब चीजों से बातें हैं वो कमिश्नर के पास रहे। यद्यपि पूरे प्रदेश में अगर आप देखें तो केवल 7 ही जिले तो ऐसे होंगे ना जहां पर कमिश्नर प्रणाली लागू है। 2 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर का हिस्सा है, जहां बगल में वहीं पर क्या कहते हैं पूरी के पूरे दिल्ली में कमिश्नर प्रणाली है और वहीं गुड़गांव में कमिश्नर प्रणाली है। तो उससे लगे हुए जो जिले हैं वहां 2 जिले तो वो निकल गए, और बाकी जो जिले हैं आपके, जो केवाल टाउन्स पहले हुआ करते थे, शुरू में हमेशा यहाँ पर एक केवाल टाउन्स की बात हुआ करती थी, कानपुर, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, तो इलाहाबाद, वो जो केवाल टाउन्स है, उन केवाल टाउन्स में जो है बेसिकली आप देखें तो जो पुराने से केवाल टाउन चले थे वहां पर लगी है कमिश्नर प्रणाली। इसके अलावा तो बाकी जितने जिले हैं उनमें सब में तो हमारा पुराना सिस्टम चल रहा है, और उस सिस्टम को भी चलने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, हमेशा इस बात की जरूरत है कि जो शासन है, शासन की अगर नजर जो है वो सही है, लोगों को मालूम है कि शासन ये चाहता है और इसको करना है, तो उस कंडीशन में, और शासन का हस्तक्षेप नहीं है। अगर शासन का हस्तक्षेप हर दूसरी चीज में होगा, इसको छोड़ दो, इसको क्यों पकड़ा, ये तो फलां का आदमी था, ये मंत्री जी का आदमी था, आपने उसके खिलाफ FIR क्यों लिखी, ये जब सारी चीजें होंगी तो प्रशासन काम नहीं कर पाएगा। प्रशासन तो तब काम करेगा जब उसके पास खुली छूट हो कि अगर किसी ने भी कोई क्राइम किया है तो कार्रवाई करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे।
और दोनों मिलजुल करके, जहां डीएम और एसपी का सिस्टम चल रहा है वहां पर दोनों आपस में सहयोग करके एक दूसरे को अच्छे तरीके से प्रशासन चलाएं, और जहां पर कमिश्नर प्रणाली है उनको पूरा का पूरा जो पावर है, पूरी शक्ति, पूरी क्षमता के साथ उनको काम करने का मौका शासन दे। ये इस बात के लिए मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय ओपी सिंह साहब से कि वो इस बात को रखें कि उनको पूर्ण क्षमता के साथ जो है उनको आगे बढ़ाया जाए। ओम प्रकाश सिंह जी। जी, ओम प्रकाश सिंह साहब, उपाध्याय गेंद आपके पाले में। राजेश राय साहब ने बिल्कुल सही बात कहा कि कमिश्नर के पावर को बढ़ाया जाना चाहिए। कल मैं एक और डिबेट में था तो वहां एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसको पावर को थोड़ा उनको बढ़ाया जाए। देखिए, ये प्रणाली लागू होने के बाद धीरे धीरे महानगरों में लागू किया जा रहा, चरणों में, और धीरे धीरे कमिश्नर के पावर को बढ़ाया भी जा रहा। अभी मात्र एक हफ्ता या 10 दिन पहले पुलिस कमिश्नर को केवल पावर शहरी इलाके में था, ग्रामीण इलाके में पैरेलल होता था, वहां आईजी होता था, उसका एसपी होता था, जिससे कमिश्नर से कोई मतलब नहीं होता था। एक नई व्यवस्था के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों की भी पूरी व्यवस्था जो है वह कमिश्नर के हाथ में सौंप दी गई। मैं सही कर रहा हूँ राज साहब की ये लागू हुआ ना? बिल्कुल लागू हुआ, बिल्कुल लागू हुआ। जो शहर का जो ये लागू हुआ तो धीरे धीरे उनको सारे पावर दिए जा रहे हैं। ठीक है, देश की आजादी के बाद 70 साल 72 साल में तो लागू नहीं हुआ, जबकि ये प्रणाली देश की आजादी के पहले बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में लागू था। देश की आजादी के बाद लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पाया। पहली बार 1976-77 में ये प्रयास उत्तर प्रदेश में हुआ था कि कमिश्नर प्रणाली लागू किया जाए, नहीं लगा। उसके बाद आपने बताया बहन मायावती, आईएएस लोगों ने रोड़ा अटका दिया। ये कलेवर, ये ताकत, ये निर्णय लेने का पावर केवल आदरणीय योगी आदित्यनाथ में है, जो इस तरह के कड़े निर्णय ले सकते हैं, पावर दे सकते हैं, व्यवस्थाएं बदल सकते हैं। ठीक है सिंह साहब, हमें बहस को यही समाप्त करना पड़ेगा, समय हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कमिश्नर प्रणाली को लेकर के हमारी बहस। कमिश्नर प्रणाली के क्या दूरगामी परिणाम होंगे, ये तो अभी हम देख ही रहे हैं कि इसके परिणाम ठीक आ रहे हैं। जैसे लखनऊ में और नोएडा में, बनारस में, कानपुर में ये पहले से है, और कमोबेश यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति भी सुधरी है। जैसा कि पूर्व आईपीएस हैं राजेश कुमार जी, उन्होंने कहा भी कि इसमें बहुत सारे अधिकारी होते हैं, जनता के पास में कई दरवाजे खुल जाते हैं, कई खिड़कियां खुल जाती हैं, वे अपनी फरियाद लेकर के जा सकते हैं, उनकी सुनवाई करने के लिए अधिकारी होते हैं। बहरहाल अभी और भी जिले कई इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। ओम प्रकाश सिंह जी ने संकेत दिए हैं कि गोरखपुर और मेरठ अब अगले उसमें है, लेकिन कमिश्नर प्रणाली में अभी कुछ और अधिकार दिए जाने बाकी हैं। ये कब तक ये अधिकार मिलेंगे? क्या आईएएस प्रणाली में ये जो लाइसेंस के और तमाम सारी और अधिकार जो बाकी अन्य राज्यों में हैं, क्या वो मिल पाएंगे? यह तो अभी शासन को देखना है, लेकिन फिर भी कमिश्नर प्रणाली के परिणाम अच्छे आ रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।